हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय छात्रों, आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा के मैक्रोइकोनॉमिक्स का अध्ययन, और जिसमें हम लेसन नंबर कर रहे थे पिछली वीडियो में लेसन नंबर 8, और जो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9, जिसका नाम है आय, रोजगार तथा उत्पादन संतुलन का निर्धारण। इस चैप्टर में हम आपको आज आय, रोजगार और उत्पादन के संतुलन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि हमेशा AS बराबर AD होता है। क्यों? क्योंकि आय, रोजगार, उत्पादन, समष्टि अर्थशास्त्र में सारे के सारे बराबर होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा, यहां हम ले लेते हैं आय, यहां लेते हैं हम रोजगार, और यहां ले लेते हैं हम उत्पादन। देखिए, जितना रोजगार होगा आय बढ़ेगी। सीधी सी बात है, लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो उत्पादन में निवेश करेंगे, निवेश में लगाएंगे, और निवेश में जब उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार ये सर्कल चलता रहेगा। और जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो आय, जो उत्पादन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उतने लोगों को जो मिलकर के काम करते आय होती है। इस प्रकार ये तीनों के तीनों बराबर रहते हैं हमारे। तो समष्टि अर्थशास्त्र में तीनों के तीनों चीज बराबर हैं। जो हम आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं AS AD। ये हमारी संतुलन की धारणा है कि कहां पर संतुलन होगा। इसमें हमारी दो अप्रोच रहेंगी। एक अप्रोच हमारी AS बराबर AD, दूसरी अप्रोच है हमारी, उसके बारे में पहले बता देते हैं। जैसे कि आपका AS किसके बराबर होता है? C जमा S। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो उपभोग प्लस में सप्लाई सेविंग के बराबर होता है। इसके बाद ये हमारी समीकरण नंबर 1 AD किसके बराबर होता है? C जमा में I। ये हमारी समीकरण नंबर 2। आप देखें, आप हमारी यहां से देखें तो ये हमारी ये दोनों चीज बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों बराबर होने के कारण इसका मतलब ये है कि हमारे पास C जमा S बराबर C जमा I इन्वेस्टमेंट। तो ये C से हमारा C कट गया, क्योंकि उपभोग इसमें भी है, वही उपभोग इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि S बराबर I। ये हमारी सेकंड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच, ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है। तो हम बात करेंगे इन दो अप्रोचों के बारे में जो हमारे उत्पादन के बारे में है। तो सबसे पहले आय तथा उत्पादन का संतुलन सूत्र क्या है, ये जानने के लिए आपको पता है कि AS बराबर AD पहली अप्रोच है, जो हमारे किन शास्त्रियों ने दी थी? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने। परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते हैं कि AS AD पर संतुलन होता है। तो हम पहले अप्रोच की बात करेंगे। आज हमारी पहली अप्रोच है AS AD। इस अवस्था में संतुलन होता है। ये परंपरावादी दृष्टि क्लासिकल विचारधारा है, और इस विचारधारा के अनुसार समग्र पूर्ति, समग्र मांग में संतुलन लगभग एक सामान्य प्रक्रिया है, बशर्ते इसके लिए दो शर्त हैं। एक शर्त है कि संपूर्ण की जो मुक्त बाजार होना चाहिए। परंपरावादी अर्थशास्त्र किसके अनुसार है? ये परंपरावादी अर्थशास्त्री, जिनको हम इंग्लिश में क्लासिकल बोल देते हैं। तो जी अप्रोच किसने? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार इनकी मान्यता है कि नंबर एक तो मुक्त बाजार होना चाहिए। मुक्त बाजार, इसका मतलब ये है कि उस बाजार के अंदर सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सरकार का
कोई हस्तक्षेप नहीं। कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए सप्लाई अपने आप ही मांग को पैदा कर लेती है। क्योंकि जितनी सप्लाई होती है, ये मानते हैं कि वो कोई भी पैसा बचाते नहीं है, सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। जितनी पूर्ति होती है वो अपनी मांग अपने आप, जितनी पूर्ति है वो मांग अपने आप बराबर पूरी कर लेती है। इसके अलावा जो परंपरागत शास्त्री हैं, ये दो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक तो समग्र पूर्ति समस्त समग्र मांग के बराबर होती है, और इन दोनों में संतुलन की अवस्था में पूर्ण रोजगार का सत्र होता है। दूसरा, ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार कि जो परंपरावादी और शास्त्रीय जो इनकी अप्रोच है, ये पहली अप्रोच है। इस पहली अप्रोच के अनुसार एक तो मुक्त बाजार होता है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। नंबर 2 होता है कि इस संतुलन में पूर्ण रोजगार होता है। और ये परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, इनका यह सिद्धांत है। इस निष्कर्ष से क्यों होता है, इन्होंने से का बाजार नियम, ये क्यों होता है पूर्ण रोजगार, एक तो से के नियम से। से के नंबर 1 से का नियम, इसको हम से के नियम से जानते हैं। इसका यदि दूसरा, ये किसने दिया था, ये प्रोफेसर, इसको यदि हम कई बार छोटा प्रश्न भी पूछ लेते हैं आपसे कि ये परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं से, तो इनके नाम के अनुसार ही इसका दिया गया है। तो प्रोफेसर एक प्रमुख परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। उनका विचार था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है। इनका था कि पूर्ति, ये कहते थे कि से के नियम क्या है, इस नियम को समझिए। इसका कहना है कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, क्योंकि बाजार में जो पूर्ति होगी उसकी मांग अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, पूर्ण रोजगार की अवस्था है, इसलिए। और दूसरा है इसका जो दूसरी बात है, कीमत, मजदूरी कीमत रोशीलता। इन दो बातों के कारण मान के चलते हैं कि ये जो परंपरावादी या क्लासिक अर्थशास्त्री हैं, ये मान के चलते हैं कि जो पूर्ण रोजगार की अवस्था होती है, पूर्ति मांग का अपना स्वयं निर्माण कर लेती है। कीमत रोशीलता के बारे में आप बताएं तो ये इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो परंपरावादी शास्त्रियों का विश्वास है कि मजदूरी दर में वृद्धि या कमी श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। शक्ति क्यों, बाजार में बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की पूर्ति SL, श्रम की मांग सप्लाई है वो, इसका मैं ले लेते हैं, और सप्लाई किसकी सप्लाई है, श्रम की सप्लाई, और ये श्रम की सप्लाई डिमांड, किसकी डिमांड, श्रम की, L से लेबर है। तो यही 3 चीजों पर बात करती है, क्योंकि यदि ये इसके बराबर है, यदि SL से अधिक है DL से, सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है, तो मजदूर ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा होने के कारण, उनकी मांग न होने के कारण मजदूरी दर कम हो जाएगी। और यदि SL लेस देन डिमांड है, लेबर की डिमांड है, इससे यदि सप्लाई कम है तो मजदूरी कम हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो SL है, जो लेबर की सप्लाई है वो बहुत कम है और मजदूरों की डिमांड है वो ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण, मजदूरों की मांग ज्यादा होने के कारण मजदूरी दर बढ़ जाएगी, और इस प्रकार ये कौन सी स्थिति पर नहीं रहेगी बल्कि बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार श्रम की पूर्ति अपने आप ही श्रम की मांग को बराबर कर लेती है, इनका ये मानना है।
परंपरावादी मजदूरी की दर वास्तविक दर से लेते हैं। परंपरावादी शास्त्रों का मानना है कि मजदूरी चले, इसको हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि किसी मजदूर की 1000 रुपये सैलरी है मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में 1000 रुपये सैलरी है, लेकिन वास्तव में 1000 रुपये का सामान खरीद रहा है, लेकिन जो जो महंगाई बढ़ती जाती है तो 1000 रुपये में वही सामान नहीं मिल पाता। मान लिया कि 1000 रुपये में वो एक जूता लेता है और महंगाई बढ़ने के कारण उसकी सैलरी 1000 ही रुपये रहती है, तो वो 1000 रुपये में उस जूते को नहीं खरीद पाता। हो सकता है जूता 1200 रुपये का हो गया महंगाई के कारण। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सैलरी है, वास्तविक सैलरी वो 200 रुपये घट गई है। जो मौद्रिक सैलरी है उसको 1000 थी, अब भी 1000 है, लेकिन उसकी जो पहले जूते की कीमत थी वो 1000 थी, तो उसकी वास्तविक मजदूरी भी 1000 थी। अब उस जूते की कीमत 1200 हो गई है, तो अब उसकी वास्तविक मजदूरी घट करके 1000 हो गई है, 1000 ही है, क्योंकि वास्तविक मजदूरी उसकी कम हो गई है 200 रुपये, क्योंकि जिस राशि में वो पहले अपनी चीज खरीद सकता था उसी राशि में, उसी मुद्रा में वो अब नहीं खरीद पा रहा है। ये वास्तविक मजदूरी और नगद मजदूरी में फर्क होता है। नगद मजदूरी इसको कहते हैं जो मुद्रा के रूप में होती है, वास्तविक मजदूरी वो उस वस्तु के बदले में कितनी वस्तु खरीद सकता है, इससे लेते हैं हम। नगद मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक को मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। वास्तविक मजदूरी एक श्रमिक अपनी नगद मजदूरी के बदले में जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा प्राप्त करता है उसे वास्तविक मजदूरी कहते हैं। नगद मजदूरी क्रिया शक्ति वास्तविक मजदूरी है, इसमें कीमत सतर में परिवर्तन के साथ साथ भी परिवर्तन होता रहता है। यदि कीमत सतत दोगुना हो जाता है तो मजदूरी भी दोगुनी हो जाती है, जिसे वास्तविक मजदूरी से, लेकिन वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है। तो जिस प्रकार इसीलिए सरकार कर्मचारियों को समय समय पर डीए महंगाई भत्ता देती रहती है, ताकि उनको वास्तविक मजदूरी पर प्रभाव ना पड़े। उनकी मौद्रिक मजदूरी तो बढ़ जाती है, लेकिन वास्तविक मजदूरी वही रहती है। तो इस प्रकार आपने वास्तविक मजदूरी और नगद मजदूरी के बारे में जाना। कई बार ये छोटे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि नगद मजदूरी क्या है, मनी वेजेज क्या है और रियल वेजेज क्या है, तो इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें एक टॉपिक है कि इनका जो एएस है, इनकी अप्रोच है, इनका मांग वक्र क्या होता है। इनका यदि हम एएस मांग वक्र की बात करें, एएस मांग वक्र की बात करें तो इनका मांग वक्र पूर्ण रोजगार है, तो पूर्ण रोजगार में इनका ये होगा। इनका मानना है कि हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनके पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो परंपरावादी हैं वे तकनीकी में परिवर्तन नहीं मानते और ये दीर्घकालीन धारणा में विश्वास करते हैं। तो इनकी जो कीमत तो बढ़ सकती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती। OX OY, तो इस प्रकार ये चित्र आप रेखा चित्र देख रहे हैं, जो डायग्राम है इसमें जो यहाँ आपकी कीमत है, प्राइस है, और नीचे आपका जो हमने नीचे लिया है वो लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमारे एल है, लेवल एल बिंदु पर आपकी एएस है, ये हमारा एएस वक्र है। तो एएस वक्र है वो पूर्ति वक्र है। पूर्ण रोजगार होने के कारण हम इसके पूर्ति वक्र को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी मान्यता है कि पूर्ण रोजगार होता है, बाजार से मुक्त होता है। इसलिए मान लेते हैं कि सारे के सारे जितने रोजगार हैं वो सारे के सारे लगे हुए हैं, इसलिए हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ उसकी कीमत में ही परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद ये था आपका एएस, और दूसरा सप्लाई। इनका डिमांड वक्र क्या होता है, एग्रीगेट, ये एग्रीगेट सप्लाई वक्र था। डिमांड वक्र इनका इस प्रकार का लेके चलते हैं इनका, क्योंकि इनका मानना है कि जो प्राइस लेवल है और एग्रीगेट डिमांड है, ये आपकी एडी है। ये जो जो कीमत बढ़ती है और कीमत घटती है तो आपकी ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, और कीमत L1 L2 Q मात्रा है तो उसकी प्राइस इतनी है, M है, और यदि N हो जाती है तो ये कीमत, इस कीमत पे N कीमत पे वो मात्रा मांग करता है Q, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो मांग करता है L।
तो इसका ये आपका एडी एग्रीगेट डिमांड वक्र होता है। अब बात आती है जो हमारा टॉपिक था एएस और एडी में संतुलन की। तो संतुलन हम देखेंगे इन दोनों में बिंदुओं में। ये हमारा डिमांड वक्र, ये हमारा सप्लाई वक्र और ये हमारा एग्रीगेट, ये एग्रीगेट सप्लाई। तो जहां जिस बिंदु पर, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की है, पहले हमने आपको बता दिया है कि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहां इस बिंदु पर काटेंगे, जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं वो आपकी संतुलन अवस्था होगी। या जो बी बिंदु पर काट रहे हैं, इस बी बिंदु को हम इसकी संतुलन अवस्था मानेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो आज हमारी पहली अप्रोच थी वो थी एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड। तो आज आपने जो आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण में पहली अप्रोच पढ़ी। पहली अप्रोच पाठ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, समझने वाला है। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनकी अप्रोच थी एएस बराबर एडी, जिसका हमने अलग अलग से सप्लाई के बारे में, इसके बारे में बताया, संतुलन कहाँ होता है। हमारी बात संतुलन की थी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए पहली अप्रोच ही काफी रहेगी। कल हम बात करेंगे सेकंड अप्रोच के बारे में जो केंजी ने दी है, जिसमें एस बराबर आई। इसको कल की वीडियो में आपके सामने रखते हैं। तो तब तक के लिए कल आप इसको देखने के लिए तैयार रहें। कल मेरे ख्याल में आज के लिए आपके लिए काफी है। ये पहली अप्रोच आप कर लेना, सीखना, करते रहना और पढ़ते रहना आगे। धन्यवाद।